हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल संजय स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हम अपने इस चैनल पर आपकी टीजीटी साइंस और एलटी ग्रेड साइंस, पीजीटी फिजिक्स और पीजीटी केमिस्ट्री और दोस्तों क्लास 11th के बच्चों के लिए, क्लास 12th के बच्चों के लिए और बीएससी क्लास के बच्चों के लिए फिजिक्स की और केमिस्ट्री की वीडियो हम अपलोड करते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों हमारी वीडियो में आप एंड तक बने रहना, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में वेक्टर के बारे में आपसे कुछ डिस्कस किया था, तो वेक्टर को हम फिर से एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं कि वेक्टर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर को समझने के लिए। तो दोस्तों वेक्टर क्वांटिटीज़ होती क्या है, यानी कि जो हमारी वेक्टर राशियां हैं वो क्या हैं, सदिश राशियां, यानी कि वे भौतिक राशियां जिनके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात हो, यानी कि जिनको व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन की भी हमें आवश्यकता होती है, तो उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को, यानी कि भौतिक राशियों को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं हम उनको? वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, टॉर्क, एटीसी, यानी कि और भी बहुत सारी हैं। तो ये जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करी, वेलोसिटी की बात करी, एक्सीलरेशन की बात की, फोर्स की बात की और टॉर्क की बात की, ये सब की सब कैसी क्वांटिटीज हैं, यानी कि कैसी भौतिक राशियां हैं? ये दोस्तों वेक्टर भौतिक राशियां हैं, यानी कि वेक्टर राशियां हैं। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटीज़ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से हैं? देखो आप सपोज करो, यदि हम बात कर रहे हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट की, मैंने बात की कि डिस्प्लेसमेंट को मैं क्यों वेक्टर क्वांटिटी कह रहा हूँ। तो वेक्टर क्वांटिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन होती है, जो इसकी परिभाषा होती है, वो क्या होती है कि किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और उसके अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम कहते हैं विस्थापन कहते हैं। तो कोई वस्तु अगर यहाँ से स्टार्टिंग करती है चलना और वो बी पॉइंट पर चली जाती है, तो इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी इसी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट को इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि यदि कोई वस्तु ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 3 किलोमीटर ट्रैवल करती है, यानी कि 3 किलोमीटर दूरी चलती है, और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक वो 4 किलोमीटर चलती है, तो बताइए ए जो वस्तु हमारी चल रही है ए से बी और बी से सी, उस वस्तु का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की जो परिभाषा होती है, किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि जो न्यूनतम डिस्टेंस है हमारी, देखो ये है ए पॉइंट, हमारा क्या है? इनिशियल पॉइंट है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु है ये हमारा। ठीक है, इनिशियल पॉइंट है, और ये जो हमारा जो है लास्ट पॉइंट ये वाला है। ठीक है, लास्ट पॉइंट कौन सा? हमारा सी पॉइंट। तो इन दोनों की जो बीच की न्यूनतम दूरी होगी ये वाली होगी या फिर सीधी वाली दूरी होगी? बताइए कौन सी सबसे न्यूनतम दूरी होगी? तो सबसे न्यूनतम दूरी हमारी होगी ए सी। ठीक है, तो ए सी जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें ए सी को नापने के लिए हमें देखो डायरेक्शन देख रहे हैं ए से लेकर सी की तरफ, तो ए से सी की तरफ हम जो नापेंगे, ये जो डायरेक्शन है ये वाली, तो इसके मैग्नीट्यूड को हमें ज्ञात करने के लिए डायरेक्शन की भी हमें आवश्यकता पड़ रही है। यानी कि हम नाप रहे हैं ए से सी की ओर, ए से बी की ओर नहीं नाप रहे, ना बी से सी की ओर। ठीक है, हम नाप रहे हैं ए से सी की ओर। तो ए से सी की ओर जो हम नाप रहे हैं, जो डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड को ज्ञात करने के लिए, तो इसकी हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम इसको? डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज है। इसी के बेस पर हम वेलोसिटी को समझ सकते हैं, इसी के बेस पर हम एक्सीलरेशन को समझ सकते हैं, इसी के बेस पर हम फोर्स को, इसी के बेस पर हम टॉर्क को। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी, यानी कि सब क्वांटिटीज़ हमारी कैसी हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ है। जैसे वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है? द डिस्प्लेसमेंट, द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, और फोर्स हमारा आपको पता ही है कि फोर्स F = ma होता है, तो उसको भी, ये भी एक्सीलरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, टॉर्क फोर्स से रिलेटेड है। तो ये सब की सब जो है हमारे क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। दोस्तों ये जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इनको जोड़ने के लिए, इनको घटाने के लिए, इनकी गुणा करने के लिए और इनको भाग करने के लिए, मतलब कहने का ये है कि इनका एडिशन, इनका सब्ट्रैक्शन
इनका मल्टीप्लाई और इनका डिवाइडेशन जो हम ये करते हैं, उसको करने के लिए हमें जो सामान्य रूल होते हैं अलजेब्रा के, ठीक है। अलजेब्रा का मतलब है कि इनको जब डिनोट करते हैं, जैसे मान लिया डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सीलरेशन को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टॉर्क को टॉ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो सिंबल है हमारे, ये क्या है, लगभग अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं, जो हम कह रहे हैं कि ए बी सी डी, ये वाली लेटर्स। तो इन लेटर्स पे हम वेक्टर लगाते हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन गए। अब इनका जब हम एडिशन करेंगे या इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे या इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनका डिवाइडेशन करेंगे, तो ये अलजेब्रा के सामान्य रूल के अकॉर्डिंग नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अलजेब्रा जो होता है हमारा, अलजेब्रा मतलब जिसमें हम जो लेटर्स होते हैं उन लेटर्स से मिक्सअप जो हम मैथ पढ़ते हैं उसको हम अलजेब्रा कहते हैं, ठीक है। ये तो हमको पता ही है स्पेशल। तो अलजेब्रा जो है, जो सामान्य रूल होते हैं अलजेब्रा के, उस रूल के अकॉर्डिंग इनका ना हम एडिशन कर सकते हैं, ना इनका हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए हम इनको ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए जो यूज करते हैं वो करते हैं हम वेक्टर अलजेब्रा। क्या यूज करते हैं हम? वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा का हम यूज करते हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा एक मेथड है जिसके माध्यम से इन क्वांटिटीज़ को हमें ऐड करना होता है, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा की हम बात करते हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा को समझने से पहले दोस्तों हम बात करेंगे वेक्टर की, कि वेक्टर आखिर होता क्या है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ हमने पढ़ ली है, लेकिन जो वेक्टर है, वेक्टर ओनली वेक्टर की हम बात करते हैं। तो वेक्टर है क्या, किसको हम वेक्टर कह रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग है ये बात कि वेक्टर क्या होता है, ठीक है। हम बात करते हैं अब वेक्टर की। अब देखो वेक्टर की अगर सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो वेक्टर हमारा क्या है। वेक्टर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो वेक्टर है, वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, कि वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्ट यानी कि वेक्टर जो है एक लाइन सेगमेंट है। और किस प्रकार का लाइन सेगमेंट है, इसको अगर हम हिंदी में कहें तो हिंदी में हम इसको कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये रेखाखंड है, यानी कि निर्देशित रेखाखंड। जो निर्देशित रेखाखंड होता है हमारा, वो किस प्रकार का होता है, देखो इस प्रकार से। जैसे मान लिया कोई एक इस प्रकार का हमने कोई रेखा खींच दी, एक रेखाखंड खींच दिया, तो इस रेखाखंड का जो इनिशियल पॉइंट होगा वो ए होगा, और जहाँ पर इसका एंड होता है, इस पॉइंट को अगर हम बी मान लें, ठीक है। एक रेखाखंड हो गया ए बी, कैसा हो गया, ए बी रेखाखंड हो गया, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि डायरेक्टेड, निर्देशित का मतलब जिसको हम निर्देश कर रहे हैं कि ये रेखाखंड ए से लेकर बी तक खींचा गया है, तो इसलिए हमने इसमें एरो लगा दिया यहाँ पर, किधर की ओर, बी की डायरेक्शन में हमने एक एरो लगा दिया। क्लियर है। तो ए से लेके बी तक जो हमने एरो लगाया है, ये इस पूरे रेखाखंड को अब हम कहेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यानी कि निर्देशित रेखाखंड। तो इस निर्देशित रेखाखंड को ही हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, वेक्टर कहते हैं। इसको हम ए बी, इसे जो है हम किससे डिनोट करेंगे, ए बी, ये जो ए बी है इसके ऊपर एरो लगा दें, इसको हम ए बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ए बी वेक्टर से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यही वेक्टर है। अब इस वेक्टर में कुछ खासियत होती है। देखो अगर हमें वेक्टर याद रखना है कि वेक्टर क्या है, तो यहाँ पर एरो देख रहे हैं, तो एरो हमारा लगभग इस तीर की तरह बन रहा है, यानी कि ये जो तीर है हमारा, ये एरो है। अगर यहाँ पर हम एरो देखें, इसकी कुछ स्पेशल चीज़ देखें, एरो हमारा कुछ बन रहा है वी की तरह, ठीक है। तो V4 वेक्टर, ठीक है, किसकी तरह बन रहा है, वी की तरह, और वी सी क्या बनता है, वेक्टर बनता है, वी सी बनता है वेक्टर। तो ये ध्यान रखना कि जहाँ पर भी हमें एरो दिख रहा है, ऐसे करके एरो लगा हुआ है, तो समझ लो वो क्या है, वेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें एक स्पेशल चीज़ इस रेखाखंड में क्या होती है, देखो ये जो रेखाखंड यहाँ से लेके और इस एरो तक का जो रेखाखंड है ये वाला, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक जो ये रेखाखंड है एरो तक का, तो ये इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहेंगे इसको हम, मैग्नीट्यूड कहेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण कहेंगे हम इसको। और ये जो एरो है, ठीक है, ये हमारा जो एरो है इसको हम कहेंगे डायरेक्शन। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। एरो जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। ये एरो, इसको हम हेड भी कहते हैं, और जो हमारा मैग्नीट्यूड है यानी कि ये वाला पीछा वाला भाग है, इसको हम पुछ भी कहते हैं, यानी कि टेल भी कहते हैं हम इसको टेल कहेंगे, इसको हम हेड कहेंगे, ये भी कह सकते हैं। बल्कि इसका जो मेन नाम होता है वो होता है मैग्नीट्यूड। ये इतना मैग्नीट्यूड होता है, और ये हमारा इस लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये क्या होती है, डायरेक्शन। दोस्तों यही वेक्टर कहलाता है, इसी को क्या कहते हैं, वेक्टर। जैसे मैंने बात की यहाँ मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड यानी कि हम बात कर रहे हैं
बी वेक्टर की। तो ए बी के ऊपर हमने क्या लगाया, एरो लगा रखा है, तो इसलिए क्या है, ये ए बी वेक्टर है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं इसका, तो जो ए बी वेक्टर है इस पर मैं मोड लगा दूं, क्या लगा दूं, मोड लगा दूं, तो ये मैग्नीट्यूड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मैग्नीट्यूड बन जाता है। दोस्तों जो ये वेक्टर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ए बी की, जो एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम अपनी मैथमेटिकल रूप से उसको आसान करने के लिए, इजी करने के लिए अपनी मैथमेटिकल को हम क्या करते हैं, इसको सिंगल लेटर से यूज करते हैं। जैसे इस ए बी पूरे रेखाखंड को अगर मैं वेक्टर लिखूंगा तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि या तो कैपिटल ए वेक्टर, ठीक है, या फिर स्मॉल ए वेक्टर, ठीक है, या मैं पी वेक्टर भी लिख सकता हूँ। यानी कि जो भी हमारे अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं उनमें से किसी भी मैं लेटर से इसको यूज कर सकता हूँ, किसी भी लेटर का यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ, उससे मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सिंगल लेटर में अगर मैं इसको यूज कर लूँ, मैं इसको मान लूँ कि भाई ए बी वेक्टर जो है हमारे पास, जिस पे मैंने ये एरो लगाया है, इसको मैंने मान लिया, ठीक है, चाहे तो स्मॉल मान लें यहाँ पर, स्मॉल वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है दोस्तों। अब मैग्नीट्यूड में जब भी मैं किसी सिंगल लेटर पर या वेक्टर पर मोड लगाता हूँ तो उसका जो एरो है वो हट जाता है, क्या हो जाता है, एरो यहाँ से हट जाएगा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना जाएगा, ए आ जाएगा, ओनली कितना जाएगा, ए। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है दोस्तों, ये तभी आएगा जब सिंगल लेटर हो और सिंगल लेटर के साथ जो उसका मैग्नीट्यूड है वो भी सिंगल हो, ठीक है। सिंगल का मतलब है कि एक ही एक्सिस के अलोंग अगर उस मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर ईस्ट डायरेक्शन में कोई जा रहा है और ईस्ट डायरेक्शन में जितनी भी ट्रैवलिंग होगी उसकी, अगर वो केवल और केवल उसी की बात कर रहा है तो तब वो सिंगल लेटर में वो निकल ही आएगा। लेकिन अगर बात कर रहे हैं एक्स के साथ साथ वाई की भी और वाई के साथ साथ जेड एक्सिस की भी, तो दोस्तों तब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो तब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अलग होता है, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अभी मैं आपको केवल वेक्टर की बात कर रहा हूँ, इसके बाद में मैं यूनिट वेक्टर समझूंगा। तो यूनिट वेक्टर में मैं ये वाली चीज़ सारी जो यहाँ पर स्पष्टीकरण है मैग्नीट्यूड का, इसको पूरी तरह से वहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हमारी वीडियो में एंड तक बने रहना आप, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी जरूर कर देना। तो अब हम देखो, हमने ये क्या पढ़ा, वेक्टर, कि वेक्टर आखिर है क्या, वेक्टर को हम किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेक्टर को हम कर रहे हैं, कोई भी अगर अल्फ़ाबेटिक हमारा लेटर्स हैं उस पर यदि मैं एरोस का साइन लगा दूं तो वो वेक्टर बन जाता है। यानी कि एरो का मतलब एक लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जो भी हमारा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, एक जो रेखाखंड है, निर्देशित रेखाखंड, अगर मैं किसी भी अल्फ़ाबेटिक लेटर के ऊपर लिख देता हूं तो उसी को मैं वेक्टर कहूँगा, क्या कहूँगा, उसी को हम वेक्टर कहते हैं। क्लियर है। उस जो लाइन सेगमेंट है ये इसका मैग्नीट्यूड होता है और एरो डायरेक्शन होती है जिसको हम हेड भी कहते हैं और मैग्नीट्यूड को टेल भी कहते हैं। सारी बातें मैंने रिपीट कर दी हैं यहाँ पर। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि वेक्टर की बात करी हमने, तो वेक्टर के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं वेक्टर की क्लासिफिकेशन की, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर का वर्गीकरण हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें हम, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं यूनिट वेक्टर। किसकी बात करते हैं हम, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, तो देखो ये जो यूनिट वेक्टर है ये क्या चीज़ होती है, किसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। दोस्तों जैसे मैंने मान लिया कि कोई वेक्टर है हमारे पास, मान लिया अभी मैंने माना था कि ए वेक्टर स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करा था, या इसको हम कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल ए वेक्टर, इस प्रकार से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये स्मॉल ए वेक्टर है या फिर कैपिटल ए वेक्टर है, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं कि ए, इसको हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि किसी भी अल्फ़ाबेटिक जो हमारे लेटर्स होते हैं उस पर यदि मैं कैप लगा दूं, क्या लगा दूं, कैप लगा दूं इस प्रकार का, तो वो यूनिट बन जाता है, उसको ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर को। तो ये यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है जो हमारे पास ए वेक्टर है अपॉन ए वेक्टर का जो हमने अभी मोड लिखा था इस प्रकार से, उन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है हमारा यूनिट वेक्टर कि कोई भी हमारा वेक्टर, यानी कि कोई भी अगर किसी भी पार्टिकल पर कोई भी वेक्टर अगर एक्टिव है, यानी कि उस पर कार्यरत है, तो उस वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। देखो ये यूनिट वेक्टर है हमारा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक है। ये इसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। दोस्तों यूनिट वेक्टर को हम कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि किसी भी अल्फाबेटिक नंबर पर अगर हम कैप लगा दें, जो भी ये वेक्टर है हमारा, उस वेक्टर पे से एरो वो हटाकर और क्या लगा दें, उस पर कैप लगा दो इस प्रकार से। देखो ये एरो के रूप में वेक्टर था, इसी को मैंने एरो हटा दिया और एरो हटा के मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर कैप लगा दिया, तो ये बन गया हमारा यूनिट वेक्टर।
इसी को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब बात करते हैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर की थी, अब सेकंड नंबर पर ऑर्थोगोनल, किसकी बात करते हैं भाई, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो ये जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है ये क्या होता है, ये किस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, इसकी जो हिंदी होती है इसको कहते हैं लंब कोणीय एकांक वेक्टर, ठीक है, लंब कोणीय एकांक सदिश। तो ये जो लंब कोणीय एकांक सदिश होते हैं दोस्तों, यदि हम 3 एक्सिस लें इस प्रकार से x, y और z, इसका ये मूल बिंदु O है, यदि इन एक्सिस को, ये इस x एक्सिस को, y एक्सिस को, z एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि इनकी दिशा को बताने के लिए यदि मैं कुछ वेक्टर से, यानी कि i वेक्टर, j वेक्टर और k यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये क्या है, x एक्सिस की डायरेक्शन को बताने के लिए i यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूं, और y की डायरेक्शन को बताने के लिए j यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूं, और जो हमारे पास z एक्सिस है, z एक्सिस को बताने के लिए k यूनिट वेक्टर से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, तो दोस्तों ये जो i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर, k यूनिट वेक्टर हैं, इन्हीं को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, क्योंकि लंब कोणीय एकांक सदिश, ये एकांक सदिश है, मैंने अभी आपको बात बताई थी कि जिस मतलब जो हमारे अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होते हैं उस पर मैं कैप लगा दूं तो कैप लगा के वो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास ये है, ये यूनिट वेक्टर कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं यूनिट वेक्टर जो कह रहा हूँ, देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को बताने के लिए यूनिट वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर की मैं बात करता हूँ, यानी कि जो भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन वेक्टर्स का हम यूज करते हैं उन्हीं वेक्टर को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यानी कि लंब कोणीय एकांक सदिश। तो ये लंब कोणीय एकांक सदिश क्या है, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर एंड के यूनिट वेक्टर, ये तीनों कैसे होते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं। क्लियर है, बात समझ आ रही है या नहीं, ठीक है, ये तीनों के तीनों ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं। इनकी इक्वेशन को अगर मैं किसी वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करता हूं, तो जैसे मैंने ऊपर ए वेक्टर की बात की, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है दोस्तों यहाँ पर कि देखो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, आई यूनिट वेक्टर, ठीक है, प्लस वाई वेक्टर की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जे यूनिट वेक्टर, और दोस्तों जो जेड है हमारे पास, जेड एक्सिस की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, के यूनिट वेक्टर। तो इनका एक रिलेशन बनता है, इस प्रकार से एक इक्वेशन बनती है। तो दोस्तों ए वेक्टर इक्वल टू जाता है एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस के और जेड के यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये एक रिलेशन बन गया। तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारी किसी भी वेक्टर की। अगर ये वेक्टर हमारा इन तीनों डायरेक्शन में, यानी कि तीनों डायमेंशंस में मोशन कर रहा हो, ठीक है, यानी कि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो उसका जो वेक्टर की इक्वेशन होगी हमारी, वो ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर होगी। क्लियर है, बात समझ आ रही है, ठीक है। अब जैसे मैं यूनिट वेक्टर की मैंने यहाँ पर बात की है, तो उस यूनिट वेक्टर को देखो मैं कैसे निकाल पाऊंगा। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये वेक्टर है और इसका मैं यूनिट वेक्टर अगर मैं निकालूँ, तो दोस्तों इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो मैंने अभी लिखा है कि ए पर कैप लगा दूंगा इस एरो को हटा के, तो ये बन गया यूनिट वेक्टर। लेकिन यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड। क्लियर है। अब ये जो मैंने ए वेक्टर एंड ए वेक्टर का मोड लिखा है, देखो दोस्तों ए वेक्टर बराबर मैंने लिखी ये वाली इक्वेशन पूरी, तो इसको मैं एज इट इज ऐसे ही नोट कर लूँगा यहाँ पर एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर, ठीक है, और प्लस यहाँ को मैं इसको नोट कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या जाएगा, देखो जेड के यूनिट वेक्टर। ये इक्वेशन मैंने ऐसी लिख दी क्योंकि ए वेक्टर को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो ए वेक्टर का मान पूरा का पूरा ऐसे लिख दिया। लेकिन ए वेक्टर का जो मोड होता है दोस्तों, ये क्या होता है, यही आपको याद रखना है जब हम इसका मोड निकालेंगे इस वाली इक्वेशन का। देखो यहाँ पर हमने मोड लिखा, ये मोड लिख दिया, लेकिन इसका जो मान होता है इस वाली इक्वेशन का, ये क्या होता है, जो भी दोस्तों ये यूनिट वेक्टर होते हैं, इनके जो गुणांक होते हैं एक्स वाई और जेड, इनके स्क्वायर के सम के वर्गमूल के बराबर होता है। ये क्लियर है, बात समझ आ रही है, इनके गुणांकों के स्क्वायर के सम के वर्गमूल के बराबर क्या होता है, ये इसका परिमाण होता है वेक्टर का। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर ए यूनिट वेक्टर जो हमने निकाला इस इक्वेशन को देखकर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के लिए,
तो ये कितना आ गया हमारे पास, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड, और ए वेक्टर का मान हमारे पास ये हो गया और इसका मोड ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वर्गमूल। क्लियर है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया यहाँ से, ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला हमारे पास ये यूनिट वेक्टर का है, यानी कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये। और यदि यहाँ पर इस प्रकार से कोई इक्वेशन दी हुई है तो उसका यूनिट वेक्टर हम इस प्रकार से निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्लियर है, बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लेते हैं दोस्तों, कि जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो आई यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इसका मोड बराबर जे यूनिट वेक्टर का मोड और बराबर के यूनिट वेक्टर का जो मोड है ये 1 के बराबर होता है। क्या होता है ये भी आपको याद रखना है कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जो हमारे होते हैं उनके मोड का जो इक्वल, यानी कि इनका जो मोड होता है वो 1 के बराबर होता है। क्या होता है इनका मोड 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर। देखो मैंने यहाँ पर जब बात की थी, यहाँ पर इनके मोड की बात की, तो जब मैंने इसका मोड लगाया, ठीक है, तो इनका मान 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, इनका मान 1 हो जाता है। और यहाँ पर जो x है इसका स्क्वायर, y का स्क्वायर एंड z का स्क्वायर का सम का जो है ये वर्गमूल हम लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला मिल जाता है, ये भी यूनिट वेक्टर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है, ये बातें बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, तो ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नंबर 3 क्लासिफिकेशन की। तो तीसरा नंबर का हमारा क्लास है कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर का मतलब होता है समरेखीय सदिश, यानी कि समरेखीय सदिश हमारे क्या होते हैं, देखो दोस्तों, समरेखीय सदिश यानी कि वे वेक्टर जो परिमाण में समान या फिर असमान हो सकते हैं। परिमाण में तो समान या असमान होते हैं, लेकिन पैरेलल हो और सेम डायरेक्शन हो, यानी कि वे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम और पैरेलल हो एक दूसरे के, और वो उनका जो मैग्नीट्यूड है चाहे वो समान हो या असमान, मतलब इक्वल हो या अनइक्वल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और वो पैरेलल होने चाहिए। तो इस प्रकार के जो वेक्टर होते हैं हमारे, उनको हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर, यानी कि क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर, यानी कि समरेखीय सदिश, समरेखीय समान रेखा वाले। ठीक है, इस प्रकार के देखो ए वेक्टर है हमारे पास और ये बी वेक्टर है हमारे पास, तो दोनों की जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब जो इनकी लेंथ है वो बराबर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ है वो क्या है, बराबर है, या फिर इनकी लेंथ जो है वो ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर और ये इसको सी मान लेते हैं, सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, इनकी लेंथ चाहे बराबर हो या नहीं हो। देखो यहाँ पर लेंथ बराबर नहीं है, यहाँ पर लेंथ बराबर है, चाहे तो लेंथ बराबर हो या लेंथ इनकी बराबर नहीं हो, लेकिन क्या होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। देखो सेम डायरेक्शन में है और इनकी ये कैसे होनी चाहिए, पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के। देखो पैरेलल हैं दोनों, ठीक है, ये भी पैरेलल हैं और ये भी पैरेलल हैं, दोनों के दोनों क्या है, हमारे कोलिनियर वेक्टर हैं। कोलिनियर वेक्टर यानी कि हमारे कोलिनियर वेक्टर हैं। ठीक है, समरेखीय सदिश हैं ये। अब एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई भी दो वेक्टर जिनकी मैं डायरेक्शन सेम कर दूँ तो वो अपने आप ही पैरेलल हो जाते हैं। देखो किस प्रकार से हो जाते हैं, अगर मैंने एक की डायरेक्शन इधर कर दी और दूसरे की भी मैंने सेम कर दी तो दोनों ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। अगर मैंने एक की डायरेक्शन इधर कर दी और दूसरे की डायरेक्शन देखो अगर मैं थोड़ी सी भी चेंज कर दूं तो ये देखो पैरेलल नहीं है, जितनी डिस्टेंस यहाँ पर इतनी डिस्टेंस यहाँ नहीं है, दोनों में डिस्टेंस में डिफरेंस हो गया, तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं रहे। अगर मैं डायरेक्शन सेम होगी तो ऑलरेडी वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये जो सदिश है हमारे, इस प्रकार के सदिश हमारे कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं 4 पॉइंट की। तो 4 पॉइंट हमारे क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। तो जो कोप्लेनर वेक्टर होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर देखो किनको कहेंगे, इसकी जो हिंदी होती है सह समतलीय सदिश। सह समतलीय का मतलब होता है कि ऐसे वेक्टर चाहे वो परिमाण में समान हो या असमान हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, परिमाण में कैसे भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे वेक्टर जो परिमाण में कैसे भी हों, लेकिन उनका जो सब वेक्टर का तल है वो एक ही होना चाहिए। डायरेक्शन भी कैसे हो सकती है, डायरेक्शन भी किसी भी दिशा में हो सकती है, लेकिन उन सब सारे के सारे वेक्टर क्या हों, एक ही तल में रिप्रेजेंट हो, एक ही तल में रिप्रेजेंट हो, इस प्रकार से। ठीक है, एक ही तल में हो। एक ही तल का मतलब जैसे हमारा ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ही तल में ऐसे करके हो, चाहे उसकी डायरेक्शन ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, किसी प्रकार से भी हो डायरेक्शन, उससे मतलब नहीं है। उसका मैग्नीट्यूड भी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किस प्रकार से भी हो, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए, पेपर के एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो ये सारे के सारे जो वेक्टर होते हैं हमारे, वो सब वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 5 की। तो दोस्तों जो 5 नंबर है वो कौन सा वेक्टर होगा हमारा, दोस्तों 5 नंबर पर होता है हमारे पास लाइक वेक्टर।
ठीक है, क्या है, लाइक वेक्टर, यानी कि क्लासिफिकेशन का नंबर 5 लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर को दोस्तों हम समान वेक्टर भी कहते हैं, इक्वल वेक्टर भी कहते हैं, इसको इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो कौन से वेक्टर हैं इक्वल? ऐसे वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में सेम हो, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड के हों और सेम डायरेक्शन के हों। ध्यान रखना, सेम मैग्नीट्यूड के हों, सेम डायरेक्शन के हों, ठीक है, और कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। अब मैंने एक बात अभी बताई थी आपको कि अगर सेम डायरेक्शन के तो पैरेलल तो ऑलरेडी हो ही जाएंगे वेक्टर, तो इसका मतलब है कि सेम डायरेक्शन के, सेम मैग्नीट्यूड के जो वेक्टर होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लाइक वेक्टर कहते हैं, लाइक वेक्टर। दोस्तों ये डेफिनेशन लिखते भी रहना आप लोग, ठीक है, और बोर्ड से नोट करते रहना, ठीक, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना। देखो सेम मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने आपको बताया था लेंथ, जो लेंथ है उनकी सेम होनी चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। देखो डायरेक्शन इसकी इधर है तो इसकी भी उसी डायरेक्शन में है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है, तो इस प्रकार के जो वेक्टर होंगे वो लाइक वेक्टर कहलाएंगे, यानी कि इक्वल वेक्टर या समान वेक्टर हमारे वो कहलाते हैं। क्लियर है? अब देखो कैसे हैं, पैरेलल है, सेम डायरेक्शन है तो पैरेलल अपने आप ही होंगे। क्लियर है? मैंने अभी आपको रिप्रेजेंट करा था, ये बात बताई थी कि अगर डायरेक्शन में थोड़ी सी भी चेंज कर दूं तो ये पैरेलल नहीं रहेंगे, ये पैरेलल नहीं हो सकते। तो ये देखो यहाँ पर इसको मैं सी वेक्टर मान लूँ, इसको डी वेक्टर मान लूँ, जो सी वेक्टर और डी वेक्टर है इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है तो ये पैरेलल भी नहीं होंगे। यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो ये पैरेलल हैं, तो इसका मतलब हमारे पास ये वाले जो है इन्हीं को हम लाइक वेक्टर कहेंगे, इसको हम लाइक वेक्टर नहीं कहेंगे। क्लियर है? ये हमारे लाइक वेक्टर नहीं होंगे। बात समझ में आ गई है? अब देखो नंबर 6 की बात कर देते हैं, अनलाइक वेक्टर की। ठीक है, तो जो अनलाइक वेक्टर होते हैं ये क्या है, अनलाइक वेक्टर्स। तो दोस्तों अनलाइक वेक्टर हमारे क्या हैं कि वे वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में हमारे जो हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मैग्नीट्यूड में सेम, और लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो एक दूसरे के और पैरेलल हो दोनों। ठीक है, मैग्नीट्यूड में कैसे हों, वो सेम हो, सेम मैग्नीट्यूड के हों, सेम मैग्नीट्यूड, इनकी लेंथ कैसे होनी चाहिए, उनकी दोनों की बराबर। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, बराबर कैसी है उनकी लेंथ है, देखो लेंथ इनकी बराबर है, दोनों वेक्टर की लेंथ कैसी है, बराबर। क्लियर है? सेम मैग्नीट्यूड के हों और पैरेलल हो दोनों, लेकिन डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट एक दूसरे के, अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये पैरेलल नहीं है, एक डायरेक्शन इधर की ओर है दूसरे की इधर की ओर है, अपोजिट डायरेक्शन इस प्रकार से अगर हो गई, यदि पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है तो ये हमारे अनलाइक वेक्टर नहीं होंगे। अनलाइक वेक्टर वही होंगे जो पैरेलल हों, सेम मैग्नीट्यूड के हों, लेकिन उनकी डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट हो। इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए लाइक वेक्टर की, अनलाइक की अपोजिट होनी चाहिए। तो ये अनलाइक वेक्टर हैं और ये वाले अनलाइक नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, ये हमारे वेक्टर हैं। इसके बाद में बात करते हैं नल वेक्टर की। तो देखो यहाँ पर नंबर 7 हमारे पास है नल वेक्टर। नल वेक्टर, तो नल वेक्टर का मतलब होता है हिंदी में शून्य वेक्टर, यानी कि शून्य सदिश। तो जो शून्य सदिश होते हैं वो कौन से सदिश होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण 0 होता है। क्या होता है? ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण 0 होता है। परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दोस्तों क्या होगा इनका, 0। जिनका मैग्नीट्यूड 0 होता है उनको हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लिया, और हाँ एक चीज़ और, जिनका मैग्नीट्यूड 0 होता है उनको नल वेक्टर कहते हैं, और इनको 0 पर वेक्टर ऐसे करके 0 पर वेक्टर लगा के, यानी कि एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। इनको 0 पर एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लिया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के बी वेक्टर है। ये दो वेक्टर हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं लेकिन इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड में सेम है। मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, सेम है, लेकिन कैसे एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे अभी मैंने अनलाइक वेक्टर की बात की थी, ये जो अनलाइक वेक्टर थे हमारे, इनके मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन कैसे एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब इनका हम सम करेंगे, इन दोनों वेक्टर का हम सम करेंगे, इन दोनों वेक्टर का, ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा हमारा क्या होगा, ये होगा हमारे पास ए वेक्टर और प्लस इसको हम इधर ले आएंगे बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये जो 0 आएगा इसी को हम नल वेक्टर कहेंगे, यानी कि 0 वेक्टर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये दिख रहा है 0 वेक्टर, इसी को हम नल वेक्टर कहते हैं। यही हमारा नल वेक्टर इस प्रकार से, यानी कि जो अनलाइक वेक्टर हैं उनका जो सम होगा वही नल वेक्टर कहलाएगा, यानी कि उनका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा टोटल सम करने के बाद वो 0 हो जाएगा और उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रकार से।
क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 7 की दोस्तों। तो 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर पर हमारा कौन सा वेक्टर है, ये है लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर। अब देखो ये लोकलाइज की जो हिंदी होती है दोस्तों, इसको हम कहते हैं स्थानीय सदिश या फिर नियत सदिश। स्थानीय सदिश या नियत, नियत मतलब कांस्टेंट वेक्टर भी होते हैं ये, इसको हम कांस्टेंट वेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये जो वेक्टर है हमारे, जो लोकलाइज वेक्टर हैं, ये होते कैसे हैं, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट यानी कि जो प्रारंभिक बिंदु है वे एक ही हो। ऐसे वेक्टर जिनका प्रारंभिक बिंदु का मतलब यानी कि जैसे मान लिया ये ए ओ पॉइंट है हमारा, किसी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु ये है ओ, ठीक है, ये ए वेक्टर है हमारा, क्लियर है। अगर दूसरा वेक्टर हम लेंगे तो दूसरा वेक्टर का भी पॉइंट ही हमारा यही होनी चाहिए, डायरेक्शन कुछ भी होनी चाहिए, डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चाहे कैसी भी हो, चाहे इक्वल हो या अनइक्वल हो, लेकिन उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम होना चाहिए, सेम। देखो यहाँ से ये गया और इसी से ये वेक्टर गया, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, इसी से ये डी वेक्टर गया, यहाँ पर ये डी वेक्टर है। तो ये जो हमारे वेक्टर हैं इस प्रकार के, इन वेक्टर को हम कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर, यही हमारे लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाएंगे, यानी कि स्थानीय सदिश, इन जिनका जो इनिशियल पॉइंट है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम इनको, ये जो इनिशियल पॉइंट है सबका कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। तो ये जो इनिशियल पॉइंट है सबका कांस्टेंट है, ये इनिशियल पॉइंट क्या है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट होने की वजह से ही इसको हम कांस्टेंट वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, कांस्टेंट वेक्टर भी हम इसको कहते हैं, या करके हम ऐसा करके लिख सकते हैं, क्लियर है, कांस्टेंट। अब देखो जो यहाँ पर लास्ट है, इसके बाद हम इसको पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 8 नंबर या 9 नंबर का होगा, आप फैक्टर ये काउंट कर लेना, क्लासिफिकेशन कहीं पर ये नंबर गड़बड़ हो सकते हैं, तो आप ये 9 या 8 नंबर होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में जो लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, पोजीशन वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर होते क्या है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है कि किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष किसी अन्य पॉइंट की जो पोजीशन होती है उसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो मान लिया यहाँ पर एक एक्सिस हमने ले ली, एक रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस का मतलब एक फ्रेम हमने ले लिया, ठीक है, एक निर्देशांक, एक निर्देश तंत्र ले लिया हमने, ये इसका ओरिजिन पॉइंट ओ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, क्लियर है। तो इसका जो ये ओ पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ रेफरेंस। क्या कहेंगे इसको हम, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, इसका एक निर्देश बिंदु है, ठीक है, कैसा एक निर्देश बिंदु है, यानी कि जो मूल बिंदु है इसको मैं निर्देश बिंदु कह रहा हूँ, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो इसके सापेक्ष कोई अन्य बिंदु मान लिया, ये अन्य बिंदु इसके सापेक्ष, ये पी पॉइंट है, यहाँ पर ये पी पॉइंट, ये अन्य बिंदु है। तो इस पॉइंट से इसकी जो पोजीशन होती है, ये वाली, ये जो स्थिति होती है ये, ठीक है ना, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये पोजीशन वेक्टर है, इसको हम स्मॉल आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, स्मॉल आर वेक्टर से। तो ये जो है ओ से लेके पी तक की जो पोजीशन है इनके बीच की, ये स्मॉल आर वेक्टर है और यही पोजीशन वेक्टर कहलाती है, ठीक है। ओ पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और ये वाला जो पी पॉइंट है ये है अन्य पॉइंट। ये कौन सा होगा हमारा, अन्य पॉइंट, ये अन्य पॉइंट होगा, क्लियर है, बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक है, अन्य पॉइंट होगा, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा। जैसे एक एग्जांपल और समझते हैं हम इसका, मान लिया यहाँ पर एक हमारे पास ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका ओ पॉइंट है, इसको हम कह रहे हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो यदि इससे कोई पॉइंट हमने ले लिया पी, ये वाला, और एक पॉइंट हमने यहाँ से इसकी रेस्पेक्ट में ले लिया, ये वाला पॉइंट क्यू, तो इन दोनों पॉइंटों की देखो इसके सापेक्ष इसकी जो पोजीशन होगी वो R1 वेक्टर मान लेते हैं, ये R1 वेक्टर होगी, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। ये पोजीशन वेक्टर R1 कौन सा हो गया, O के सापेक्ष P का, ठीक है। इसी प्रकार से O के सापेक्ष जो Q का पोजीशन वेक्टर है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R2 से, ये R2 वेक्टर हो गया, क्लियर है। ये क्या हो गया हमारे पास, इसको मैं R2 लिख देता हूँ इस प्रकार से, ये R2 वेक्टर हो गया हमारे पास, R2 वेक्टर, क्लियर है। अब लेकिन मैं बात करूं, अगर मैं इस P पॉइंट को पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लूं, ठीक है, और इस वाले पॉइंट को अन्य पॉइंट मान लूं, तो तब इन दोनों की जो पोजीशन होगी वो ये वाली होगी, क्लियर है। तो लेकिन इन दोनों की ये जो पोजीशन है ये वाली, ये O के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, तो O के रेस्पेक्ट में इन दोनों की पोजीशन, ये दोनों अन्य पॉइंट हैं और ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है,
तो इसके रेस्पेक्ट में इन दोनों की जो पोजीशन होगी वो होगी आर वेक्टर, हम कह रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर बड़ा वेक्टर कौन सा है, R2, ठीक है, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है कि इसका जो वेक्टर है, यानी कि हम देखेंगे, देखो यहाँ पर देखो इसका जो साइन है ये वाला है वेक्टर का, और इसका जो साइन है वो ये वाला है वेक्टर का, इस प्रकार से, और इस P से लेके Q तक का जो साइन है वो ये वाला है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, क्लियर है। ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों की चेंज है डायरेक्शन, एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये, सेम नहीं है डायरेक्शन दोनों की। इस पॉइंट P की और पॉइंट Q की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। जब एक दूसरे के अपोजिट है तो एक वेक्टर कैसा होगा हमारा, यहाँ पर माइनस में होगा और एक प्लस में। अगर मैं इस वेक्टर की बात करूँ तो ये हमारा प्लस में है, तो दूसरा वेक्टर हमारा क्या होगा, इसके अपोजिट है, माइनस में होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा R2 माइनस R1, इन दोनों का सम ही हमारा ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है नहीं, तो ये हमारे पास किस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के रूप में हमारे पास मिलेगा। क्लियर है, क्योंकि हमने O पॉइंट को पॉइंट ऑफ रेफरेंस माना है और ये दोनों पॉइंट इसके सापेक्ष हैं, तो इसलिए इनकी डायरेक्शन ये होगी ये, और यहाँ से ये वाली रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, अगर हम यहाँ से इसी के सापेक्ष अगर रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे ये वाला, तो वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है नहीं। तो सम अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो एक माइनस हो जाएगा, एक प्लस, तो R1 माइनस और ये प्लस, ठीक है। या हम ऐसे लिख सकते हैं R1 माइनस R2 वेक्टर। अगर मान लिया ये वाला वेक्टर इधर है और ये दूसरा है, तो इसको अगर मैं माइनस मान लूँ, ठीक है, R1 ये माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे R1 और इसको हम मान लेंगे फिर R2 वेक्टर। तो तब हमारे पास कंडीशन हो जाएगी R वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। कैसे, जैसे मैंने कहा अभी कि R1 वेक्टर जो है, अभी जब पहली वाली कंडीशन थी उसको माइनस माना मैंने, और जो R2 वेक्टर है वो प्लस माना, ठीक है। जब इन दोनों का मैं सम करूंगा, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है अगर मैं निकालूं ये, तो दोनों का सम होगा। तो सम जब ये किया तो यहाँ पर देखो ये प्लस का है, तो R2 वेक्टर, ठीक है, पहले आएगा, और माइनस के R1 वेक्टर, ये मैंने बाद में लिख दिया, क्लियर है। तो ये कंडीशन कुछ हमारी इस प्रकार की हो जाएगी, तो ये R वेक्टर हो गया। लेकिन अगर इसमें हमारे पास डायरेक्शन में हम देख रहे हैं कि R1 वेक्टर कैसा है, प्लस का, और जो R2 वेक्टर कैसा है, माइनस का है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस कंडीशन में इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो R वेक्टर हमारे पास किसके बराबर होगा, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, ये कैसा है, माइनस का है, R2 वेक्टर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R1 वेक्टर, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस R2 वेक्टर, क्लियर है। तो ये R वेक्टर हमारे पास इस प्रकार से निकल आएगा, तो इसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर की कंडीशन हो गई। बात समझ आ रही है या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर, और हमने क्या क्या पढ़ा आज, हमने वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी, और उसके बाद हमने वेक्टर को पढ़ा कि वेक्टर क्या होता है। उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा है कि भाई जो अलजेब्रा रूल होते हैं, सामान्य रूल होते हैं, उसके द्वारा हम वेक्टर क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको द्वारा हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके द्वारा हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके द्वारा हम उसकी डिवाइडेशन नहीं कर सकते। तो वो जो डिवाइडेशन या मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो हम करते हैं वो किस रूल के द्वारा करते हैं, वो करते हैं वेक्टर अलजेब्रा रूल के द्वारा, ठीक है नहीं। तो हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा रूल। तो ये वेक्टर अलजेब्रा के द्वारा हम ये क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है दोस्तों। इसलिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। और अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि वेक्टर अलजेब्रा के लिए वेक्टर एडिशन के साथ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय।